बच्चे इस लेसन में मैं आपको मोडालिटी पढ़ाऊंगा, मतलब हर मॉडल वर्ब क्या मीनिंग एक्सप्रेस करता है आप ये जानेंगे। इसके साथ साथ आप अपने टोन का भी बहुत ख्याल रखेंगे, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं बच्चे कि पोलाइटनेस एग्जिस्ट इन आ टोन, नॉट इन वर्ड्स, एंड सो डज रूडनेस। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि कोई भी वर्ड पोलाइट या इम्पोलाइट नहीं होता, हम उसे अपने टोन से पोलाइट या इम्पोलाइट बनाते हैं। आप मे की जगह कैन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट आपको अपने टोन का बहुत ख्याल रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये स्पीच में मैटर करता है, हम अपने राइटिंग में इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो ये सारे नुआंसेस मैं आपको इसमें बताऊंगा, और ये काफी इंटरेस्टिंग लेसन है, सो प्लीज स्टे विद मी। ओके, हियर यू गो। सबसे पहले बच्चे मैं आपको मोडालिटी बता दूं, इसका मतलब क्या होता है। मोडालिटी का मतलब होता है बच्चे कि द मीनिंग एक्सप्रेस्ड बाय मोडल वर्ब्स, तो जितने भी मोडल वर्ब्स होते हैं, कैन, मे, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके जो मीनिंग एक्सप्रेस होती है उसे हम कहते हैं मोडालिटी। Okay, so the meaning expressed by modal verbs is called modality. However, tone बहुत क्रूशल होता है। जब आप मोडालिटी सीखते हैं बच्चे, तो आपको इंटोनेशन भी आपको सीखना चाहिए। आपका जो अप्रोच है, ठीक है, वो बहुत नेचुरल होना चाहिए और बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ट्रेडिशनली जिस तरीके से आपने मॉडल वर्ब्स आपने सीखा, पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक्स बताया, अब मैं आपको मोडालिटी और इसी में मैं आपको सेमी मॉडल वर्ब्स भी बताऊंगा, और ये मैं आपको बहुत सिंपल और नीट वे में बताऊंगा और बहुत अनकन्वेंशनल वे में बताऊंगा, और आप इसे बहुत आसान तरीके से अपने स्पीच और राइटिंग में इफेक्टिवली एंड एफर्टलेसली आप इसे यूज कर पाएंगे। ओके, सो इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। ओके, तो आपका जो टोन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सप्रेसिंग मोडालिटी। जैसा मैंने बताया कि आप मे की जगह आप कैन यूज कर सकते हैं बोथ स्पीच और राइटिंग में। तो ये मैं सारे नुआंसेस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि शायद आपने अब तक ये सीखा है कि मे की जगह हम कैन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैन एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है और मे पॉसिबिलिटी या परमिशन को एक्सप्रेस करता है। राइट, अब आप देखो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और जो भी मैं कन्वेंशन और वेरिएशंस आपको बताता हूं बच्चे, वो अलाइन है किससे? मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन से। ओके, सो आप सबसे पहले ये समझ लें कि जो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मोस्ट मॉडल वर्ब्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ मीनिंग। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सबके मीनिंग्स देखेंगे, बट अभी आप ये समझ लें कि ये दो चीज को एक्सप्रेस करता है। एक होता है डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि मॉडल वर्ब्स शो हाउ सर्टेन, प्रोबेबल, possible, or impossible something is. For example, a modal verb can express that something will definitely happen, might happen, or definitely won't happen. ओके, तो ये से हम क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। इसमें आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा, आप उससे आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। तो एक होता है आपका डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी और दूसरा होता है ऑब्लिगेशन एंड फ्रीडम। इसे भी आप समझ लें। मॉडल वर्ब्स आर ऑल्सो यूज टू शो इफ समवन मस्ट डू समथिंग, यानी कि ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कैन डू समथिंग, और इफ समथिंग इज अलाउड और नॉट अलाउड, फॉरबिडन है, ऑब्लिगेशन है, उस सेंस में, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मॉडल डिफरेंट डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को हम यूज करेंगे। ओके, दे कैन ऑल्सो सजेस्ट व्हाट इज बेटर और मोर एडवाइजेबल, यानी कि एडवाइस फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो सारे मॉडल वर्ब्स का हम मीनिंग देखेंगे वो क्या एक्सप्रेस करता है। तो इसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मोडालिटी पार्ट 1 में जो एबिलिटी को, पोलाइटनेस को और परमिशन को एक्सप्रेस करता है, उनमें उनमें कौन से मॉडल वर्ब्स फॉल करते हैं? तो उसमें कैन भी होता है, उसमें कुड भी होता है और मे भी होता है। तो एबिलिटी, पोलाइटनेस एंड परमिशन, इसमें कौन से मॉडल वर्ब्स हैं? कैन, कुड एंड मे। ओके, कैन एंड कुड आर बोथ यूज्ड टू टॉक अबाउट एबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले आप इसके बेसिक समझ लो। ठीक है, can and could are both used to talk about ability, but they are used differently depending on the time, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, और आपको उसी से, उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको पता लगाना है कि आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहे हैं या फ्यूचर एबिलिटी की बात कर रहे हैं या पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो
सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आपको पता लगता है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि कैन एंड कुड बोथ यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी। कैन इज यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड ऑल्सो परमिशन। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में हम कैन को परमिशन के केस में भी यूज कर सकते हैं, बट टोन का बहुत आपको ख्याल रखना है। तो सारे नुआंसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देखो, कैन इज यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड परमिशन। सबसे पहले आप ये देखें, कैन यू स्पीक स्पेनिश। ठीक है, तो ये एबिलिटी क्या है ये आपको नोट में रखना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, एबिलिटी इन प्रेजेंट और एबिलिटी इन द पास्ट। ठीक है, कैन को हम परमिशन के केस में भी यूज करते हैं। नाउ आप एग्जांपल्स देखो एबिलिटी का। कैन यू स्पीक स्पेनिश। ठीक है, आप इसमें मे यू स्पीक स्पेनिश, ये बहुत मतलब अननेचुरल भी लगता है, तो आप कैन का यूज करते हैं। मैं आपको और दिखाऊंगा आप मे की जगह कैन कैसे यूज करेंगे। कैन यू स्पीक स्पेनिश, एबिलिटी इन प्रेजेंट। यू कैन गो अर्ली टुडे, आप इसे परमिशन के केस में आप इसे यूज करेंगे। तो एक आपका एबिलिटी हो गया प्रेजेंट में, और एक आपका परमिशन हो गया। यू मे गो अर्ली टुडे हम इसे कहते हैं, लेकिन आप इसे यू कैन गो अर्ली टुडे। आपको अपने टोन का बहुत ख्याल रखना है। तो ये कैन परमिशन के केस में भी इसे यूज होता है। आप यहां पर शायद आपको उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जहां पे मैं मे की जगह कैन यूज करूंगा, वहां पे मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे उसे यूज करते हैं, आपको टोन का कितना ज्यादा ख्याल रखना है। ओके, तो आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ यू मे गो अर्ली टुडे, जो आप बहुत कन्वेंशनली कहते हैं, ट्रेडिशनली कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में आप कह सकते हैं यू कैन गो अर्ली टुडे। ओके, तो आपको अपने टोन में बहुत पोलाइट रहना है। दैट्स ऑल। ओके, नाउ कुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट। कुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मॉडर्न इंग्लिश में, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझ लें। यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट। एग्जाम्पल, ही कुड विन द रेस इफ ही प्रैक्टिस्ड हार्ड। तो ये थोड़ा आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी यूज होता है कुड, अगर पास्ट में हम इसे यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया, आई विश आई कुड हैव डन दैट, आई विश आई कुड डू दिस। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर को जो एक्सप्रेस करता है, तो हम विश में विशेस और हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया, आपको कंडीशनल्स में ये बताया था। तो कुड का जो है वो जनरली हम पास्ट में जो यूज करते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि कुड यहाँ पे जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है। तो ऐसा आप इसे मेन वर्ब, आप इसे मॉडल कहते हैं, आप इसे मेन वर्ब भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कैन, कुड सिर्फ कैन का पास्ट नहीं होता। कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं एज अ मॉडल, कुड को हम फ्यूचर में भी यूज करते हैं एज अ मॉडल वर्ब। ओके, उसके सारे नुआंसेस आपको दिखाऊंगा मैं। कुड इज ऑल्सो कॉमनली यूज टू मेक रिक्वेस्ट और आस्क। अब आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में कैन की जगह कुड, जब आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट और कोई एक रिक्वेस्ट या कोई परमिशन आपको लेनी हो, तो हम ज़्यादातर कुड का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कैन। कुड इज ऑल्सो कॉमनली यूज टू मेक रिक्वेस्ट और आस्क फॉर परमिशन इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। इसे बहुत फॉर्मल माना जाता है। जब आप कुड का यूज़ करते हैं, आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जनरली लोग मे का यूज़ करते हैं जब वो परमिशन लेते हैं। अभी आपने जाना, आप कैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे परमिशन या कोई रिक्वेस्ट करनी हो और बहुत पोलाइट रहना हो और बहुत फॉर्मल रहना हो, तो कुड को यूज़ करें आप। ये मॉडर्न इंग्लिश में ये कन्वेंशन बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा भी लगता है। इट साउंड्स मोर पोलाइट एंड फॉर्मल दैन कैन। ये बहुत पोलाइट साउंड भी करता है। साउंड कैसे करेगा? जब आप अपनी टोन का ख्याल रखेंगे। ओके, इन मेनी सिचुएशंस। एग्जाम्पल्स आप देखो, कुड आई लीव अर्ली टुडे। आप यहाँ पे सिंपली जो ट्रेडिशनली आप बोलना चाहोगे, तो आप क्या बोलेंगे? मे आई लिव अर्ली टुडे। कम ऑन, break the monotony. ठीक है, come out of your traditional way of learning and practicing English. Okay, learn the modern English conventions. आप इसे यूज कर सकते हैं। So could I leave early today? Polite आपका क्या है? परमिशन है। Now could you pass me the salt please? अब आप देखो, आप जो पूछ रहे थे मुझसे कि राइटिंग में जनरली आप ये क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसे करेंगे तो और अच्छा है। राइटिंग में जो आप पूछ रहे थे, राइटिंग में हम कैसे पोलाइट रह सकते हैं? जैसे मैं आपसे बोल सकता हूँ कैन आई कम इन। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। तो ये बहुत ट्रेडिशनल है, सब लोग समझते हैं। वो ये समझते हैं कि आपने जैसे भी बोला, ठीक है, वो आपकी टोन भले ही उन्होंने ना ध्यान दी हो, तो आप क्या समझते हैं कि मे का हमेशा परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, कैन का नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप जब सेंटेंस के आखिर में जब आप प्लीज़ जब ऐड कर देते हैं, तो वो ज़्यादा आपका पोलाइट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज मे आई कम इन को भी मैं इम्पोलाइट कर सकता हूँ अपने टोन से। मे आई कम इन, राइट? हाउ डज इट साउंड? मे आई कम इन। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कैन से, कैन आई कम इन। या तो मैं सिंपली ये बोला कैन आई कम इन, ठीक है, या मैं बोलूँगा कैन आई कम इन प्लीज। तो आप देखो कितना आप पोलाइट साउंड करते हो, और आप
किसी भी कन्वेंशन यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब, स्पेशली मे की जगह आप कैन यूज कर सकते हैं और कैन की जगह आप कुड यूज कर सकते हैं एज पर मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन। तो राइटिंग में जब आपको पोलाइट रहना हो तो आप ऐसा नहीं कि आप ये लिखेंगे तो आप नहीं पोलाइट रहेंगे, लेकिन आप इसे रख देंगे तो और आपकी राइटिंग पोलाइट हो जाएगी। ओके, तो इसे ये कहते हैं, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने मेंशन किया है, नहीं किया तो आप इसे डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपका ऑल्टरनेटिव है, आप इसे यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ओके सर, कुड यू पास मी द सॉल्ट, आप इतना बोल के आप कैसे आपके टोन बता दे, कुड यू पास मी द सॉल्ट, ठीक है, आप कैसे कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, तो हम जनरली प्लीज को ऐड करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम कुड का यूज करते हैं, तो वो आपके ज्यादा आपको पोलाइट आपको साउंड करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मे। इसे काफी ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए शायद ये अननेचुरल हो सकता है, बट आप मॉडर्न इंग्लिश के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप मॉडल वर्ब्स, इसकी मोडालिटी आप सीख रहे हैं और आप इसे जस्टिफिकेशन भी आप इसके दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूं आपको। मे इज यूज टू आस्क फॉर व्हाट, परमिशन, वी ऑल नो, बट इट्स बिकमिंग लेस कॉमन इन एवरीडे स्पीच एंड राइटिंग। ये मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं बच्चे कि मे जो है वो मॉडर्न इंग्लिश से मतलब जा रहा है, मतलब इसका यूज़ बहुत कम, बहुत लेस कॉमन, मतलब इसे बहुत रेयरली हम इसे यूज़ करते हैं। मैंने कहा था मे यूज़ नहीं होता, बट बहुत रेयरली यूज़ होता है एज पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन। ओके, पर ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर आप मे को अवॉइड करेंगे और क्या आप मे की जगह यूज़ करेंगे। ओके, तो मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, वी ऑल नो, बट इट्स बिकमिंग लेस कॉमन इन एवरीडे स्पीच एंड राइटिंग। इसका मतलब बिकमिंग लेस कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश। इंस्टेड कैन एंड कुड, ठीक है, इसकी जगह पे क्या यूज हो रहा मॉडर्न इंग्लिश में, कैन और कुड आर नाउ यूज्ड मोर ऑफ्टन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि आप कैन यूज करेंगे तो एबिलिटी हो जाएगा, कुड यूज करेंगे तो पास्ट की एबिलिटी हो जाएगी या पोलाइट। आप मे की जगह इन दोनों कन्वेंशन को, इन दोनों मॉडल वर्ब्स को आप यूज कर सकते हैं, ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूं। देखो, मैंने आपको कहा था कि आप इंस्टेड ऑफ मे आई कम इन, ठीक है, आप इसकी जगह कैन आई कम इन, आप इसमें आप चाहो तो इसमें प्लीज ऐड कर सकते हो, ज्यादा पोलाइट हो जाओगे आप, ठीक है। तो जब आप प्लीज ऐड करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, कैन आई कम इन कॉमा प्लीज, ठीक है, तो आपने वर्ब से स्टार्ट किया है तो आप ये करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप देते हैं। तो मे आई कम इन की जगह आप क्या यूज करेंगे, कैन आई कम इन, तो आप कैसे बोलेंगे, कैन आई कम इन, ठीक है। और आप अगर राइटिंग में ऐसे दोनों ऑप्शन है आपके पास, स्पीच और राइटिंग में आप दोनों प्लीज ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करेंगे दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, कुड आई वॉच दिस मूवी मॉम, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन। अब आप ट्रेडिशनली जाओगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मे, राइट, मे आई वॉच दिस मूवी मॉम। तो ये बहुत ये ट्रेडिशनल हो जाता है, आपका कन्वेंशनल हो जाता है। तो आप बहुत अनकन्वेंशनली मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप जहाँ पर मे का यूज़ करना चाहते हैं परमिशन के केस में, ये आपको याद रखना है, रिक्वेस्ट के केस में तो आप वहाँ पर कैन और कुड का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इसे ध्यान दें। हम जनरली क्या बोलते हैं, इट मे, आप यहां पर कैन यूज नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं क्यों। इट मे, माइट, कुड, ये कन्वेंशन वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इट मे रेन आप बोल सकते हैं, इट माइट रेन आप बोल सकते हैं, इट कुड रेन, शायद ये थोड़ा आपके लिए अननेचुरल होगा बट ये भी वाइडली एक्सेप्टेबल वेरिएशन है और कन्वेंशन है। इट कुड रेन आप बोल सकते हैं, बट आप इट कैन रेन नहीं कह सकते इन दिस सिचुएशन। मैंने आपको क्या बताया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जनरली कैन को हम जहां यूज करते हैं यहां पर कुड यूज हो सकता है, लेकिन कैन जो है वो जनरली एबिलिटी को, इस केस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये एबिलिटी को, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। तो हम कैन को यहां पर अवॉइड करेंगे और इसकी जगह हम या तो इट मे रेन बोलेंगे, इट माइट रेन बोलेंगे या इट कुड रेन बोलेंगे। ओके, देखो ऐसे आप नोट मैंने मेंशन कर दिया बच्चे कि मॉडर्न इंग्लिश में कैन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ मे, ये आपने अभी एग्जांपल में देखा, फॉर व्हाट, परमिशन, स्पेशली इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। जनरली हम इसे इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यानी कि कैजुअली हम इसे यूज करते हैं। हाउएवर पोलाइटनेस इज क्रूशियल, मेक श्योर टू एडजस्ट योर टोन टू साउंड पोलाइट स्पेशली व्हेन यूजिंग कैन इन रिक्वेस्ट, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। अगेन एंड अगेन किसकी बात हो रही है, टोन की, बोथ स्पीच एंड राइटिंग में।
राइटिंग में आप जनरली ऐड कर देते हैं प्लीज़ एंड में, आप स्पीच में भी कर सकते हैं, बट अब जब आप बोलते हैं तो उसके आपके बोलने के तरीके से, तो आप सिंपली बोल सकते हैं। आप देखो, आप अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कैन आई गो नाउ, ठीक है, कैन आई गो नाउ, अब मैं ऐसे बोलता हूँ कैन आई गो नाउ, तो आप पोलाइट हो, तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप यहाँ पे, बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं मे यूज़ करूंगा तो मे का मतलब ही आपका परमिशन लेना होता है पोलाइट, ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ मे आई गो नाउ, अब आप देखो मैं इम्पोलाइट हूँ, रूड हूँ मैं, लेकिन मैंने कैन का यूज़ किया है और काफ़ी मैं क्या हूँ, पोलाइट हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, कैन आई गो नाउ, या मैं सिंपली बोल सकता, अगर मैं प्लीज़ ऐड करना हो तो मैं प्लीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, कैन आई गो नाउ प्लीज़, ठीक है। तो आप इसे स्पीच और राइटिंग में दोनों आप कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं। यू कैन लीव, आपने पहले भी देखा, मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, यू कैन लीव अर्ली टुडे, ये आपका परमिशन है विद अ फ्रेंडली टोन। आप किसी को बोल रहे हो यू कैन लीव अर्ली टुडे, ठीक है। यू मे लीव अर्ली टुडे बहुत ट्रेडिशनल है, आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलवेज वॉच आउट योर टोन। लेट्स मूव ऑन। ये मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है इसमें, क्योंकि ये एक कॉमन एरर है जो मैंने स्पेशल यूज़ ऑफ कैन में डिफरेंट मोडालिटी को जो एक्सप्रेस करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके स्पीच और राइटिंग में। आप शायद अब तक इसे नहीं समझ पाए, देखो आपको मैं कितना सिंपल और नीट वे में से सिखाता हूँ। देखो कैन जो है बच्चे, जनरली मैंने देखा है कि बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे बिलीव करते हैं, वहाँ पर आपकी फ्लुएंसी, आपकी ऑथेंटिसिटी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप देखो आप इसे कैसे यूज़ करते हैं, इससे आप और ज़्यादा समझेंगे कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे मुझे बिलीव नहीं करना है। कैन जो है मॉडल वर्ब, आप इसे यूज़ करते हैं विद द वर्ब्स हियर, सी और फील टू एक्सप्रेस, टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करता है, टू गिव अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव मीनिंग, ठीक है। प्रोग्रेसिव जो हो रहा है प्रेजेंट में, उसको ये एक्सप्रेस करता है। व्हेन वी यूज कैन विद दीज verbs, we are talking about something we are able to perceive or experience at the moment of speaking or writing. जब हम कहते हैं आई कैन हियर, आई कैन सी और आई कैन फील, इसका कहने का मतलब है कि मैं प्रेजेंट में, यानी कि वाइल स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उसे फील, मैं उसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ तो उसी एट द सेम टाइम मैं उसे फील कर सकता हूँ, हियर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। लेकिन जिस केस में अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा तो आप इसे हमेशा गलत समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसीव और एक्सपीरियंस एट दैट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि जब आप अपने स्पीच और राइटिंग में जब आप इसे यूज़ करते हैं, एट द सेम टाइम की बात हो रही है कि आप उसी टाइम यूज़ कर रहे हैं, ये फ्यूचर की बात आप नहीं कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा ये क्लियर होगा। आप इसे देखो, मैंने 3 पार्ट में से डिवाइड किया है। आई कैन हियर द नॉइज, ठीक है, इसका ये मतलब मैं नॉइज कर सकता हूं। अगर आप इसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाओगे, ठीक है, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मैं नॉइज को हियर कर सकता हूं, ये बिल्कुल गलत है। आई कैन हियर द नॉइज इन नेचुरल एंड ऑथेंटिक इंग्लिश का मतलब होता है दैट देर इज सम नॉइज दैट आई कैन हियर, ठीक है, एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। सो दिस मीन्स यू आर हियरिंग, यानी कि आई एम हियरिंग इट राइट नाउ एज आई स्पीक और राइट। या तो मैं उसे बोल रहा हूं, या कि मैं किसी को बोल के बता रहा हूं, या अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूं तो मैं उसे लिख के बता रहा हूं कि आई कैन हियर द नॉइज। इसका मतलब है कि मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में आई कैन हियर द नॉइज। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं नॉइज हियर कर सकता हूं। यहाँ पे एबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे ऐसे सिचुएशन के लिए, आप कैन के साथ सी यूज करेंगे, सॉरी आई कैन हियर यूज करेंगे। तो डोंट से और राइट आई एम हियरिंग द नॉइज। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे चले जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपको जो बोलना कि मैं नॉइज सुन पा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम हियरिंग द नॉइज। ये बिल्कुल गलत है। इवन इफ यू आर रिफरिंग टू द ऑन गोइंग एक्शन, अभी चल रहा है तब भी आप क्या बोलेंगे, सिंपली आई कैन हियर द नॉइज, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन को वो डिलीवर कर रहा है, कन्वे कर रहा है। सो दिस कन्वेज द सेम कॉन्टेक्स्ट। So please don't use this. Use this. I can hear the noise. Now second part में आप देखो, I can see you in the photo. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें देख सकता हूं, नहीं, एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं आपको फोटो में देख रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन है। दिस मीन्स यू आर सीइंग द पर्सन राइट नाउ, ठीक है। एक एल्बम है जिसमें मैं आपको फोटो में देख सकता हूं, तो आप उसमें आप किस सेंटेंस का यूज करेंगे, आई एम seeing you right now? No. I can see you in the photo.
तो डोंट से आई एम सीइंग यू इन द फोटो, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश है. इवन इफ यू आर रेफरिंग टू एन ऑनगोइंग एक्शन सिचुएशन, इंस्टेड से व्हाट, आई कैन सी यू इन द फोटो. दिस कन्वेज द सेम कॉन्टेक्स्ट. ओके, नाउ थर्ड आप देखो, आई कैन फील माई हार्ट रेसिंग. अगर आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस का यूज करते हो, इसका मतलब है कि यू आर अवेयर ऑफ योर हार्ट बीट राइट नाउ, परहैप्स ड्यू टू एक्साइटमेंट और नर्वसनेस. किसी भी वजह से अगर आप अपने हार्ट बीट को रेस मतलब फील कर रहे हो, आप उसे देख तो डेफिनेटली नहीं सकते हो, बट आप उसे फील कर रहे हो, तो आप इसे सिंपली आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो, आई कैन फील माई हार्ट रेसिंग और आई कैन फील माई हार्ट बीट. ओके, तो आप इसे कभी नहीं बोलोगे आई एम फीलिंग माई हार्ट रेसिंग, ये बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, आप उसे अवॉइड करेंगे. इंस्टेड आप क्या बोलेंगे, आई कैन फील माई हार्ट रेसिंग. ओके, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें आई कैन सी वर्सेस आई सी का मतलब क्या होता है. ये जनरली मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप भी इसे यूज़ करने लग जाएंगे जब मैं आपको इसका समझाऊंगा. ठीक है, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड लर्न नेचुरल एंड ऑथेंटिक इंग्लिश. तो आप समझो, जैसे आपने देखा है आई कैन सी का मतलब क्या होता है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. तो आई कैन सी वर्सेस आई सी को हम समझ रहे हैं. ओके, आई कैन सी रेफर्स टू परसेप्शन इन द प्रेजेंट, जो आपने देखा, आई कैन सी यू इन द फोटो. What you are able to see at the moment, for example, I can see the rain through the window, यानी कि अभी बारिश हो रही है and I can see that. इसका मतलब नहीं I am seeing the rain through the window, यानी कि आप इस केस में इसको यूज करते हो, I can see. Now understand, आप I see, यहाँ पर आप can मॉडल का यूज नहीं कर रहे हो. जब आप I see बोलते हो या किसी को आपने बोलते सुना होगा, आपने कोई हॉलीवुड मूवीज आपने देखी होगी, ये जनरली ज़्यादा यूज होते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर से ज़्यादा यूज करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, मैं इसे जनरली बहुत यूज करता हूं. आई ऑफ्टन यूज दिस. आई सी इज यूज टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग or awareness. It is often used as a response to indicate that you understand something or that something makes sense to you. ये जनरली हम रिप्लाई के फॉर्म में, अगर मुझे किसी को कोई रिस्पॉन्स देना हो या रिप्लाई देना हो, अगर वो मुझे कोई एडवाइस दे रहे हैं या कोई भी चीज़ बता रहे हैं, अगर मुझे उसे बोलना है, तो आप देखो आई सी का मतलब क्या होता है. आई सी का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यानी कि डिफरेंट मीनिंग को ये एक्सप्रेस करता है. जैसे अगर मैंने ये बोला कि वी नीड टू सेव मोर मनी इफ वी वांट टू गो ऑन वेकेशन एंड यू से आई सी, तो यहाँ पे आई सी का मतलब है कि यू अंडरस्टूड, यू अंडरस्टैंड. ये कभी हम पास्ट फॉर्म में नहीं करते, ये हम इसे आई सॉ. एक बात आपका ध्यान रखना है, आप कभी भी इसका मतलब ये यूज़ नहीं कर लेना कि आप आई सी यूज़ करते हैं तो पास्ट की बात हो रही है तो आप आई सॉ यूज़ करोगे. प्लीज़ डोंट डू दैट. इस एक्सप्रेशन को हम हमेशा प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, आई सी. इसका मतलब है कि दैट यू अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज व्हाट समवन हैज सेड. सो वी नीड टू सेव मोर मनी इफ वी वांट टू गो ऑन वेकेशन. आई मीन आई अग्री. तो आई अग्री बहुत कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, आप ये सिंपली बोल सकते हैं आई सी, आई सी. ओके, now look at the second example. We must not post everything on social media. ये एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, और आप क्या बोलते हो, आई सी एज एन एक्सप्रेशन आप क्या बोलते हो, यानी कि आपको रिस्पॉन्स देना है, एक्नॉलेज करना है, तो आपने क्या बोला, आई सी. आप यहाँ पे शो करें कि दैट यू अंडरस्टैंड द एडवाइस और मैसेज. ठीक है, आई सी का हम जनरली क्या मतलब होता है, आई अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's look at modality number 2. पॉसिबिलिटी को कौन कौन से मॉडल वर्ब एक्सप्रेस करते हैं, मे, माइट एंड कुड. ओके, मे, माइट एंड कुड आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट माइट इज नॉट ऑफ्टन यूज एज अ पास्ट टेंस ऑफ द मॉडल वर्ब ओनली. जिस तरीके से कैन को लोग हमेशा समझते हैं कि कुड जो है वो कैन का पास्ट है, ठीक है, हम उसे यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में. उसी तरीके से आप ये समझे कि माइट, लोग हमेशा समझते हैं कि माइट जो है वो मे का पास्ट है. ऐसा नहीं है, माइट दोनों है. माइट को हम पास्ट में भी यूज करते हैं, माइट को हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो मॉडल वर्ब्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं. ओके, तो बोथ मे एंड माइट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर. ये याद रखना आप सिर्फ ये मत समझना कि माइट को हम पास्ट में यूज करते हैं, नहीं, आप दोनों मे और माइट के फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं. माइट इज कॉमनली यूज्ड एज लेस डेफिनेट फॉर्म. ये थोड़ा लेस डेफिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, जहां पर आपको आप ज्यादा डेफिनेट हो, ज्यादा सर्टेन हो तो आप मे यूज करेंगे, आप लेस सर्टेन हो तो आप माइट यूज करेंगे, फॉर्म ऑफ मे. बट दे बोथ आर इंटरचेंजेबल इन मॉडर्न इंग्लिश. क्या है, तो मॉडर्न इंग्लिश में जैसा मैंने आपको बताया कि मे इज डाइंग, ठीक है, आप उसकी जगह माइट यूज कर सकते हैं. डोंट गेट इनटू सो मच डेप्थ के माइट बहुत इनफॉर्मल है, ये बहुत फॉर्मल है, लेस कॉमन है,
ठीक है, मैं आपको कन्वेंशन बता रहा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मे की जगह आप कहीं पर भी माइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। माइट आई कम इन आपने नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो आप इसके एग्जाम्पल्स को देखें, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखें, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था आपको कि इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। आप जनरली अगर अनकन्वेंशनली बोलना चाहते हैं, या तो आप ये बोलें या तो आप ये बोलें, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो तीनों कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं। द यूज ऑफ मे इन सच कॉन्टेक्स्ट इज बिकमिंग लेस कॉमन, जैसा मैंने आपको बताया, इन मॉडर्न इंग्लिश, वेयर एज माइट एंड कुड आर बिकमिंग मोर कॉमन इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो आपको मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको अपने कन्वेंशंस को आपको चेंज करना है, यानी कि आप अपने, देखो मैं जब भी कन्वेंशंस कहता हूँ इसका मतलब है कि अपने स्पीच और राइटिंग में जो आप सेंटेंसेस, जो आप एक्सप्रेशंस आप यूज करते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मे का यूज कम हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, आप इसकी जगह पे माइट और कुड इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें एक कॉमन एरर है, ये भी आप जान लें, ये भी मैंने आपके लिए डिजाइन किया है स्पेशली, अदरवाइज मैं आपको ये मोडालिटी में नहीं पढ़ाता। ठीक है, देखो माइट भी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये माइट बी। ठीक है, डोंट यूज माइट बी इन प्लेस ऑफ मे बी। ठीक है, मे बी एक वर्ड होता है, इसे हम सिंगल वर्ड कहते हैं। ऐसा कोई भी, आप ये मत समझना कि मे, जहां पर सर ने बोला है मे, हम वहां पर माइट यूज कर सकते हैं, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है MAYBE, ये एक वन वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड है। ये भी एक वन वर्ड है, बट ये डजंट एग्जिस्ट, इसका कोई मतलब नहीं होता। सो डोंट यूज माइट बी इन प्लेस ऑफ मे बी। द वर्ड माइट बी डजंट एग्जिस्ट। हियर इज एक्सप्लेनेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। माइट बी एंड मे बी, ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, दो अलग वर्ड यूज करेंगे। ये इसके जगह पे आप इंटरचेंजेबल है, या तो आप मे भी यूज करें तो या आप माइट भी यूज करें, बट ध्यान रखें कि ये दो वर्ड है। मे बी दो वर्ड में भी यूज होता है, मे बी वन वर्ड में भी यूज होता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। बट ये जो माइट भी है, जो आपने देखा वन वर्ड है, वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो माइट भी दो वर्ड और मे बी ये दो बोथ आर इंटरचेंजेबल, बट माइट भी, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई वर्ड नहीं होता, इज नॉट द करेक्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड कॉमन एरर मैं आपको बता दूं, एक तो आपने समझ लिया, दूसरा आप ये समझ ले बच्चे कि मे बी एंड मे बी ये दोनों डिफरेंट है। आपने ये समझा कि मे बी और मे बी, यानी कि ये वन वर्ड है, ये टू वर्ड्स है, दोनों एक्सेप्टेबल, इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, यानी कि ये अलग मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके जगह कुछ और यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, माइट बी। ठीक है, इसके जगह माइट बी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, सो मे बी एंड मे बी आर नॉट इंटरचेंजेबल, दे आर यूज डिफरेंटली, एंड दिस इज अ कॉमन मिस्टेक मोस्ट पीपल टेंड टू मेक। लेट मी एक्सप्लेन, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा आपको आएगा समझ में। देखो, पहले मैं आपको मे बी एज अ वन वर्ड, मे बी इज अ सिंगल वर्ड विच मीन्स परहैप्स, जिसका मतलब पॉसिबली। जब आप कोई बोलते हो तो जनरली मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मे बी जब मैं यूज़ करता हूँ तो ये मे बी मैं फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं कर रहा, या इसको मॉडल वर्ब के एक्सप्रेशन में कॉन्टेक्स्ट में ऐसे यूज़ नहीं कर रहा। तो या तो मैं मे बी जनरली यूज़ नहीं करता, मैं इसके जगह क्या यूज़ करता हूँ, परहैप्स। लेकिन मे बी अगर मुझे, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, दोनों मेरे लिए बहुत कॉमन है, बट मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ये मुझे पता है कि मैं कहाँ यूज़ करता हूँ। तो मे बी एंड परहैप्स द बोथ आर सेम, द बोथ आर द सेम। They used to show that something is possible or that you are not certain about something. It just perhaps is slightly more formal than maybe. मैं perhaps, मैं formal में जब यूज़ करता हूँ तो फॉर्मल राइटिंग में तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, जब मैं कैजुअल और इनफॉर्मल रहता हूँ तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज मैं दोनों का यूज़ करता हूँ। परहैप्स जो है, जो मैं जहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबली के सेंस में इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं परहैप्स यूज़ करता हूँ। ये भी पॉसिबली के केस में यूज़ होता है, लेकिन मैं इसे इनफॉर्मल या कैजुअल अपने कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स देखो, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद भी कोई हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ करने से थोड़ा घबराते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो एक तो मॉडल वर्ब यूज़ कर लिया। आप देखो कैसे आप कोई भी वर्ब इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मे बी देखो, मैं बोलूँगा मे बी शी विल कम टुमारो, आप शायद एक्सेप्ट नहीं करो, बोलोगे कि मे एक मॉडल वर्ब है, आपने एक विल, एक और मॉडल वर्ब यूज़ कर दिया ना, ये एक वन वर्ड है जिसका मतलब है परहैप्स। आप कहने का मतलब है शी विल कम टुमारो पॉसिबली। ठीक है, ये एज एडवर्ब यहाँ पे एक्ट करता है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, मे बी शी विल कम टुमारो, यानी कि पॉसिबली शी विल कम टुमारो।
ठीक है, और परहैप्स शी विल कम टुमारो। आप दोनों कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, या तो मे बी या तो परहैप्स। मे बी इट विल स्टॉप रेनिंग, पॉसिबली इट विल स्टॉप रेनिंग, आप ये कहना चाहते हैं। आप इसे ऐसे भी यूज करते हैं, शी इज, आप कहीं पर भी, ये बहुत ये बहुत इंडिपेंडेंट होता है, आप इसे सेंटेंस में कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट है आप कहीं पर भी करो, ये आपको सेम कॉन्टेक्स्ट आपको देगा। ये इसकी ब्यूटी है। शी इज परहैप्स या मे बी द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, या मैं कह सकता हूँ शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। परहैप्स मैं लास्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, मैं पहले भी बोल सकता हूँ मे बी, और परहैप्स शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो आपने ये समझा कि ये मे बी वन वर्ड है जिसके जगह पे हम दो परहैप्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम मे बी जब आप यूज करें तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग एनी अदर वर्ब और मॉडल वर्ब, क्योंकि ये इसका मीनिंग अलग है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, और इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। अब आप ये भी समझ लो कि मे बी जो दो वर्ड है आर टू वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स, एंड इट्स सब्सटीट्यूट इज माइट बी। इसका सब्सटीट्यूट माइट बी है, दो वर्ड है, ना कि ये वर्ड है जो कि वन वर्ड है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इसके एग्जाम्पल्स देख लो। शी मे बी द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, इन द टीम, ठीक है। ही माइट बी द वन हु लेफ्ट द डोर, तो आप देखो मे बी आप यूज करते हैं, आप इसे पॉसिबिलिटी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, माइट बी यहाँ भी पॉसिबिलिटी के फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, तो माइट बी आप इसे इस केस में आप इसे यूज करेंगे। ओके, नाउ मोडालिटी 3, रिक्वेस्ट के फॉर्म में हम कौन सा मॉडल का वर्ब, कौन सा मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? कैन, कुड, विल एंड वुड। हाउ? कैन, कुड, विल, वुड आर ऑल यूज्ड टू टॉक अबाउट रिक्वेस्ट, स्पेशली इन क्वेश्चन फॉर्म्स। आप इसे देखो, मैंने आपको बताया था राइटिंग में आप इसे कैसे यूज करेंगे। ओके, इसमें भी आप पोलाइट रह सकते हो। स्पीच में तो आप जानते हैं, राइटिंग में आपको जब करना हो तो आप प्लीज जनरली ऐड करें, अगर आपको वहां पे पोलाइट रहना है तो। आप नहीं भी ऐड करेंगे तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। तो कैन यू शट द डोर, मैं ऐसे बोलूंगा कैन यू शट द डोर, और मैं प्लीज ना भी ऐड करूं क्योंकि मेरा टोन बहुत पोलाइट है। ओके, अगर मैं बोलूं कैन यू शट द डोर प्लीज, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, विदाउट प्लीज भी एक्सेप्टेबल है, और विद प्लीज भी एक्सेप्टेबल है। कुड यू प्लीज शट द डोर, will you bring the wallet from my closet, would you bring the wallet from my closet। so आप can, could, will, would का आप जनरली क्वेश्चन फॉर्म में यूज करते हैं जब आपको रिक्वेस्ट करना होता है, तो ये भी इसकी मोडालिटी है। इवन दो कैन इज ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर रिक्वेस्ट, कुड एंड वुड, ये याद रखना, कैन को हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन के हिसाब से could and would are often preferred in polite conversation because they sound more considerate. The tone and context play a big role in how polite a request sounds. आप can यूज कर सकते हैं, आप could भी यूज, आप would, ज़्यादातर आप could और would का यूज करेंगे मॉडर्न इंग्लिश में, बट आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे, किसी भी कन्वेंशन, किसी मॉडल वर्ब को यूज करें, बट आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है? अपने टोन का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो टोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मोडालिटी। नाउ मोडालिटी 4, सजेशन और एडवाइस। शुड का यूज करते हैं हम इसके जनरली, जब हमें सजेशन देना होता है या एडवाइस, तो आप इससे जनरली हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यू शुड रीड दिस बुक और यू शुड ट्राई, तो ये फॉर्म ऑफ आपका क्या है? सजेशन और एडवाइस है। यूज शुड टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस। ओके, नाउ मोडालिटी 5, प्रोबेबिलिटी। शुड एंड मस्ट दोनों को यूज करते हैं when you want to express probability but not certainty, ये ध्यान रखना है, probability है, certainty नहीं है। use the modal verb should and must with the verb be, ये ध्यान रखना है कि आप जनरली क्या यूज करते हैं, एक और verb यूज करते हैं, वो है be, sorry। they both are usually interchangeable, meaning you can use either should be or must be। ये जनरली यहाँ पे interchangeable है, आप एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, her parents must be so proud, आप यहाँ पे should be so proud भी आप कह सकते हैं। they should be sleeping fall asleep by now, तो आप यहाँ पे they must be sleeping fall asleep by now आप ये करते हैं। तो आप देखो इसका क्या है, आप must के बाद आपने क्या यूज किया है? be, should के बाद, तो ये आपका, तो इसमें मैंने आपके और सारे बिग कन्वेंशन आपको मेंशन किए हैं कि अदर मॉडल, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मस्ट और शुड के साथ यूज होता है, अदर मॉडल्स विद द वर्ब बी भी आप यूज करते हैं। तो मॉडल्स कैन बी यूज्ड विद द वर्ब बी, अदर मॉडल्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट मोडालिटी सच एज सर्टेनिटी, उसी को एक्सप्रेस करता है बट ये थोड़ा डिफरेंटली एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स देखो, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। He must be the new manager, आप इस केस में आप कह सकते हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप गेस कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म में कह सकते हैं, she must be the new manager। ओके,
इस फॉर्म में आप कह सकते हैं ही कैन बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पर ही मस्ट बी द न्यू मैनेजर, ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ही कैन बी वेरी हेल्पफुल, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। यू शुड बी मोर केयरफुल, एडवाइस और एक्सपेक्टेशन को भी ये एक्सप्रेस करता है। शी माइट बी स्लीपिंग, आप इसे भी कह सकते हो, ठीक है, अगर आप अनसर्टेन हो तो आप इसका यूज करते हो। शी माइट बी स्लीपिंग राइट नाउ, अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है। ही कुड बी एट द ऑफिस नाउ, जो कि पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कुड बी जो है, जो मॉडल आप यूज किया, कुड और वर्ब भी, ये प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। यू मे बी अलाउड टू लीव अर्ली टुडे, ये परमिशन के केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप मॉडल के साथ बी का भी आप यूज कर सकते हैं। वुड यू बी एबल टू हेल्प मी, और सिंपली आप क्या बोलते हैं, वुड यू हेल्प मी प्लीज, या सिंपली वुड यू हेल्प मी, वो भी एक्सेप्टेबल। अगर आप इसमें आप इस तरीके से कहना चाहते हो, वुड यू बी एबल टू हेल्प मी, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है। नाउ मोडालिटी 6, जिसमें कमांड एंड ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी क्या यूज करते हैं, मस्ट, ये मेन वर्ब के फॉर्म में, ये मॉडल या यहाँ पर अभी सेमी मॉडल्स नहीं है या मॉडल नहीं है। मस्ट मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन कर दिया है कि हम इसकी जगह पर हैव और नीड भी यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस कमांड, यूज द मॉडल वर्ब मस्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको कमांड को एक्सप्रेस करना, ऑर्डर जब जनरली देते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। हम शुड भी यूज करते हैं, ठीक है, तो आप इससे हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, बहुत लोग शुड भी यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द अदर टू मेन वर्ब्स हैव एंड नीड, ये एम्फेटिक सेंटेंस के फॉर्म में यूज होता है, यानी कि एम्फेसिस हम ज्यादा देते हैं, ठीक है, इसलिए हम हैव और नीड का यूज करते हैं, बट विद द इन्फिनेटिव टू, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, बट उसके पहले टू यूज करेंगे। फॉर व्हाट, टू एम्फेसाइज, लाइक हैव टू, आप देखो हैव टू और नीड टू, यानी कि जब आपको कमांड देना हो, यानी कि आप किसी भी सेंटेंस में आप अपने कमांड को या ऑर्डर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप मस्ट का यूज करते हैं, ओके, बट उसकी जगह पे आप हैव टू या नीड टू का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स को देखें। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट या बिफोर ईटिंग, ठीक है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, आपने मस्ट एक जगह यूज कर लिया। या यू हैव टू प्रेजेंट दिस बाय 7 इन द इवनिंग। और एक बात मैं आपको ये बताऊंगा, इससे हम यू गॉट टू भी यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, कैजुअली, इनफॉर्मल इंग्लिश में यू नीड टू प्रेजेंट बाय 7 इन द इवनिंग, या आप इंटरचेंजेबल आप मस्ट यूज करें, ठीक है, आप इसमें यू गॉट टू बी प्रेजेंट या यू हैव टू प्रेजेंट बाय 7 इन द इवनिंग, बहुत इंटरचेंजेबल है, ओके, पर ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप मस्ट का यूज़ करें, ओके। यू मस्ट वेट फॉर योर टर्न, ठीक है, और बहुत पोलाइट रहना है आपको, ठीक है। आप ऑर्डर दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत इम्पोलाइट रहेंगे, आपको सारे आपके मॉडल वर्ब्स में आपको पोलाइट रहना है, ओके। यू हैव टू वेट, ये आप अगर हैव टू, बहुत लोग इसे बहुत नेगेटिव फॉर्म में, रूट फॉर्म में ले लेते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर मॉडल, यानी कि ये तो मॉडल नहीं है ना, तो ये सेमी मॉडल है, लेकिन जब आप इसको भी बोलें यू हैव टू वेट, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे यू हैव टू वेट आउटसाइड द चेम्बर। मैंने क्या बोला, क्या आपको याद होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि हमारा टोन किसी वर्ड को पोलाइट और इम्पोलाइट बनाता है, राइट, तो अपने टोन का आप बहुत ख्याल रखें। यू नीड टू साइन दिस डॉक्यूमेंट, ओके। आपने इसमें एक चीज नोट, जो मैंने आपको बता रहा था कि आप क्या है वो, यू कैन ऑल्सो यूज गॉट टू, मैं जनरली गॉट टू यूज करता हूं, बट कैजुअली इन प्लेस ऑफ हैव टू, जहां पर हैव टू मैं गॉट टू यूज करता हूं, इट इज मोर कॉमन, बट इन फॉर्मल इंग्लिश आपको कैजुअल इंग्लिश में आपको यूज करना है। नाउ लुक एट सेमी मॉडल वर्ब्स, बहुत सारे हैं, बट जो बहुत कॉमन है, मैंने उसको, जितना आपको जानना है, जितनी की जरूरत है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सेमी मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, होंगे भी। डेयर एंड नीट को मैंने बताया क्योंकि इसमें बहुत लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, ये कॉमन एरर्स भी है, ठीक है, तो मैं आपको बहुत नीट और सिंपल वे में आपको सिखाता हूँ। इसे हम सेमी मॉडल वर्ब्स पता है क्यों कहते हैं, बिकॉज दे समटाइम्स बिहेव लाइक मॉडल वर्ब्स एंड अदर टाइम्स दे बिहेव लाइक मेन वर्ब्स, इसलिए हम इसे सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके, कि सेमी मॉडल हम किसे कहते हैं। वेदर दे एक्ट एज मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ना ये कैच है कि क्या ये कब ये मॉडल वर्ब एक्ट करेगा, कब ये मेन वर्ब एक्ट करेगा, ये आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता लगाना है। तो थोड़ा आप समझ लें डेयर को, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे आप समझेंगे। डेयर कैन फंक्शन एज बोथ अ मेन वर्ब एंड अ सेमी मॉडल वर्ब। व्हेन यूज्ड एज अ मेन वर्ब इट मींस टू चैलेंज, याद जब इसे मेन वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है चैलेंज समवन और टू बी ब्रेव इनफ और समटाइम्स रूड इनफ टू डू समथिंग। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड इज फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव विद टू। जब आपको ये ध्यान रखो आप,
जब आप इसे डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैलेंज, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा डेयर के बाद आप टू देखेंगे तो वो एज अ मेन वर्ब हो जाएगा। इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना, बट मैं आपको थोड़ा सा इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मान लो आप कहीं पर कोई बुक पढ़ो, क्या किसी ने कुछ कहा, तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट को डिसाइफर कर पाओ। ओके, तो डेयर के टू के बाद जनरली क्या होगा, वो मेन डेयर का मतलब आपको समझना है कि उसका मतलब क्या होता है कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, कोई ब्रेव इनफ है, कोई रूड है, इस सेंस में इसे हम यूज करते हैं डेयर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई डेयर यू, ठीक है, उस सेंस में। तो अगर टू यूज हुआ तो एज अ मेन वर्ब होगा, बट व्हेन यूज्ड एज अ सेमी मॉडल वर्ब, डेयर डज नॉट रिक्वायर टू आफ्टर इट, इज ऑफ्टन यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो ये ध्यान आपको क्या रखना है, मैं इसमें क्या आपको ज्यादा बताना चाह रहा हूं कि जब हम डेयर का यूज करते हैं तो टू भी यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कहीं पर डेयर के बाद टू नहीं हुआ है तो ये आपको समझने की जरूरत है, आप भले आप ये भूल जाओ कि वो सेमी मॉडल एक्ट कर रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि डेयर के बाद हम टू यूज करते भी हैं और डेयर के बाद हम टू नहीं भी यूज करते, बट जनरली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आप सेंटेंस, आप एग्जाम्पल्स को देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई डेयर यू टू कैच द बॉल, ठीक है, अब देखो डेयर के बाद टू है, आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेन वर्ब है। वी डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ, मेन वर्ब। नो वन डेयर्स गो देयर, अब बोलोगे यहाँ पे देखो, अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ पे टू आ सकता है, नहीं, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एज अ, यानी कि आप ये समझे सिर्फ आप कि हम डेयर को विद टू और विदाउट टू भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये सेमी मॉडल है, यानी कि एज अ मॉडल वर्ब एक्ट कर रहा है। नो वन डेयर्स गो देयर यानी कि सेमी मॉडल वर्ब है। जैक डेरेंट का कभी भी इसे आप फुल फॉर्म में यानी कि एक्सपैंडेड फॉर्म में यूज मत करना, हमेशा इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना। जैक didn't tell the truth, semi modal verb. Okay, although dare is not as commonly, ये भी मान के उतना कॉमन नहीं है यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश, व्हेन इट इज यूज्ड इन सेमी मॉडल वर्ब्स फॉर्म डोंट यूज टू, ठीक है। जब आप, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे सेमी मॉडल यूज कर रहे हो तो आप टू यूज ना करो। नेगेटिव सेमी मॉडल डेयर यूज डेरेंट, हमेशा इसे यूज ना करें आप। ओके, तो इतना ही बस आपको जानना है। नीड को भी आप समझ लो बहुत शॉर्ट में, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नीड इज अ कॉमन मेन वर्ब, बट ठीक है, ये बहुत कॉमन मेन वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब कब एक्ट करता है ये भी आप समझ जाएंगे। ये दोनों है, सेमी मॉडल वर्ब भी है और ये आपका मेन वर्ब भी है। इट डजंट रिक्वायर द इन्फिनेटिव टू, दिस कैन ऑफ्टन कंफ्यूज इंग्लिश लर्नर्स, बट व्हेन नीड इज यूज्ड एज अ सेमी मॉडल वर्ब इन द नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म, द टू इज ड्रॉप्ड, ठीक है। तो उसी से सिमिलर है आपका डेयर से, आप एग्जाम्पल्स देखोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। नीड एज अ मेन वर्ब को रिक्वायर्स टू आफ्टर, ये आपको जानना है कि डेयर में भी मेन वर्ब है तो टू आएगा। नीड अगर मेन वर्ब के साथ नीड के बाद अगर टू आया तो ये मेन वर्ब है, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है एकेडमिक में आपको ये बहुत हेल्प करे, ठीक है, आपके डेली कॉन्वर्सेशन और डेली राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा आपको, बट उतना डेप्थ मत जाओ, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ओके, यू नीड टू वरी अबाउट द रिजल्ट, ठीक है, एक्सप्रेसेस व्हाट, नेसेसिटी। तो लेकिन ये है, लेकिन ये यहाँ पे मॉडल एज अ एक्ट नहीं कर रहा क्योंकि नीड के बाद टू है। यू डोंट नीड टू ड्रेस स्मार्टली, आप नेगेटिव फॉर्म में भी कह सकते हो, एक्सप्रेस लैक ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। सेमी मॉडल वर्ब जिस तरीके से डेयर के बाद टू नहीं आता उस तरीके से नीड के बाद भी टू नहीं आता, ये थोड़ा आपके लिए नेचुरल हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा सेंटेंसेस देखो तो आप ये समझो कि टू मिसिंग है, क्यों नहीं आया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। द होल आइडिया इज कि आप इसे भी एक्सेप्ट करिए, ये भी कन्वेंशन और ये सेमी मॉडल वर्ब में है। यू नीडंट वरी आप कह सकते हैं, एक्सप्रेसेस लैक ऑफ नेसेसिटी। ओके, यू नीडंट ड्रेस स्मार्टली एक्सप्रेसेस लैक ऑफ नेसेसिटी, आप इस तरीके से कह सकते हैं। आप टू नहीं भी लाएंगे तो ये आपका सेंटेंस एक्सेप्टेबल है, ये कन्वेंशन भी एक्सेप्टेबल है। ओके, अब बस आपको बस ख्याल क्या रखना है दोनों में, डेयर और नीड में, व्हेन यूजिंग नीड एज अ सेमी मॉडल वर्ब यूज द कंट्रैक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको हमेशा उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में डेरेंट यूज करना है, उसी तरीके से नीडेंट यूज करना है। डेर के बाद आप टू यूज करते हैं, वो एक्सेप्टेबल है मेन वर्ब में। इसका ये मतलब नहीं कि आप डेरेंट आप यूज नहीं करेंगे, उसके बाद टू अगर नहीं आएगा तो आप एक्सेप्ट ना करें, ऐसा ना करें आप, क्योंकि वो फॉर्म भी, वो कन्वेंशन भी एक्सेप्टेबल है। ओके, तो उस सेम रूल इसमें अप्लाई होता है कि इसका नेगेटिव जो है वो नीडेंट है, कभी भी इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में ऐसे आप ना लिखें, जनरली ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। ओके, तो कंट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म ये होता है, एक्सपैंडेड फॉर्म में ना लिखें। नीड के बाद टू ना आए तो भी आप एक्सेप्ट करें क्योंकि वो एज अ सेमी मॉडल वर्ब एक्ट करता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ this part 2, this session, this lesson, and I believe you have now explored everything about modals and modal verbs. I believe so. मैंने जितने आप
नुआंसेस हो सकते थे, मैंने इसमें पूरी कोशिश की है। और जो भी मैंने इसमें डिज़ाइन किया है बच्चे, वो मॉडर्न इंग्लिश के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो आप मॉडर्न इंग्लिश कन्वेंशन को ही एक्सेप्ट करें, वेरिएशंस को ही एक्सेप्ट करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वांट मी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड और हेल्प यू एक्सप्लोर, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इस पूरे सेशन में पार्ट 2 में अगर आपको कोई भी confusion, if you have any confusion or any doubts, please write in the comment box, okay? And I have also mentioned the link to the worksheet in the description. Please refer to that, okay? And I thank you so much for your time and patience. Have a good time. Take care.